मेरे हिसाब से तो ये चैप्टर बहुत आसान है और हर चैप्टर में टांग अड़ाता है, तो हमें आना चाहिए। कुछ लोग इसे छुड़वा देते हैं ये सोचते हुए कि ये नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में ये नहीं आएगा लिखा हुआ, कॉस्ट शीट बनाओ, लेकिन ये हर जगह यूज में आता है, कई बार आ भी जाता है कि आप कॉस्ट शीट बनाइए। तो इसका एक फॉर्मेट है, और फॉर्मेट क्या है जो अभी अभी हमने थ्योरी के चैप्टर में भी देखा था, और वो क्या है, सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट इज प्राइम कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट होती है जनरली, पर यूनिट के हिसाब से टोटल में चेंज होती है, पर यूनिट सेम रहती है। प्राइम कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, और वेरिएबल होती है, 100% वेरिएबल। इसके बाद आते हैं ओवरहेड्स, जो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वर्क ओवरहेड होता है हमारा पहला ओवरहेड, जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं। ये सब एस्टिमेशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझो। ये क्या होते हैं? एस्टिमेटेड, इसे एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब मतलब अंदाजे से वसूल करते हैं। और ये क्या होते हैं? ये एक्चुअल होते हैं। तो प्राइम कॉस्ट एक्चुअल होती है, हमें पता है इतना ही खर्चा होगा, और सारे के सारे ओवरहेड हम एब्जॉर्ब करते हैं, वसूल करते हैं अंदाजे से। पर यूनिट अंदाजा 10 रुपए, लेबर पे बेस, लेबर इतनी है तो उसका 20%, ऐसे अंदाजा लेते हैं। तो ओवरहेड क्या होते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, अंदाजे से वसूल करते हैं, जबकि हमारा जो डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट होता है वो एक्चुअल होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट और सेल, ये हमने थ्योरी के चैप्टर में भी बात करी थी, लेकिन अब डिटेल्ड थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा बढ़ाते हुए डिटेल्ड जानकारी लेते हैं इसकी। इसमें मटेरियल जो लिखा था हमने, डायरेक्ट मटेरियल, वो असल में होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, और वो भी मटेरियल होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस मतलब परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल लाइक फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है हमारा, इसे आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट। एक कॉस्ट पर यूनिट का भी कॉलम बनाते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस, ये पेड प्लस आउटस्टैंडिंग होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग, प्राइम कॉस्ट आ जाता है। सबको आउटपुट से डिवाइड करके पर यूनिट निकालते रहते हैं। अब अगला नंबर आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, वर्क ओवरहेड का। तो वर्क ओवरहेड लिखते हैं, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड होता है। WIP क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में प्राइम कॉस्ट के अलावा फैक्ट्री ओवरहेड का भी कुछ हिस्सा आता है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस होता है। और स्क्रैप क्या बोलते हैं? माल बनाते वो कुछ कबाड़ बच जाता है, उसे स्क्रैप बोलते हैं। वो बिक जाता है, हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इसलिए हम उसे माइनस करते हैं। और हमारा जो आता है उसे कॉस्ट, वह फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट बोलते हैं, इसे भी आउटपुट से डिवाइड करते हैं। ऑफिस ओवरहेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉर्मल ऑफिस ओवरहेड। अगर आपको एग्जाम में केवल ऑफिस ओवरहेड लिखा है तो उसे नीचे लिखेंगे सेलिंग ओवरहेड के साथ में, क्योंकि याद रखिए P&L अकाउंट में हम लिखते थे ऑफिस ओवरहेड, ना कि हम ट्रेडिंग में लिखते थे। ट्रेडिंग में स्टॉक लिखते थे, तो ट्रेडिंग में तो नहीं लिखते थे, P&L में लिखते थे। इसलिए कॉस्ट के फैक्ट्री फिनिश गुड्स WIP और रॉ मटेरियल में कहीं पे भी हमारा ऑफिस ओवरहेड नहीं आता है। लेकिन अगर ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी तो ऑफिस होता है, अगर उससे रिलेटेड है तो हम ऑफिस ओवरहेड लिखकर ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। और अगर नॉर्मल ऑफिस ओवरहेड है तो इसको हम, नॉर्मल ऑफिस ओवरहेड है तो इसको यहां नहीं लिखेंगे, और वर्क कॉस्ट ही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन में वर्क ओवरहेड निकालने के बाद ऑफिस ओवरहेड तभी लिखेंगे जब स्पेशली लिखा है ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ऐसा नहीं लिखा है तो ऑफिस ओवरहेड यहां नहीं लिखेंगे, उसे बाद में सेलिंग ओवरहेड के साथ में लिखेंगे। और फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस,
हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फिर ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट ऐड करेंगे सेल्स। तो इस फॉर्मेट पर हम काम करेंगे और डिटेल में हम इस फॉर्मेट को देखते हैं और ज्यादा डिटेल में। ये तो हमने देख लिया, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल परचेजेस, कैरिज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग मटेरियल, प्राइम कॉस्ट तक तो हमने देख लिया। फिर हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब हम वो देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में भी क्या होता है, जैसे इनडायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, फ्यूल, ये सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो हमने पहले भी किया था, सेल ऑफ स्क्रैप भी माइनस किया था, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अब ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो वो सब आ जाएगा और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और उसके बाद वही है ये जो हमने पढ़ा था। आइटम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, आपको पता है, फाइनेंशियल नेचर, एक्सपेंसेस इनकम, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड एप्रोप्रिएशंस, ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं आता है। कुछ चीजें हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाती है। मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, हमें पता है जो प्रोडक्ट के अंदर सीधा लग रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है और हम पर यूनिट पता नहीं लगा सकते वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद में हमने लेबर के बारे में बात करी थी। लेबर हमें पता है, डायरेक्ट लेबर वो है जो प्रोडक्ट पर सीधा काम कर रहा है, वर्कर उसको पैसा दे रहे हैं या मशीन पर काम कर रहे हैं। और जो हेल्पर है, बाहर गार्ड बैठा है, ऑफिस के एम्प्लॉय, सेल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय, उन सबको जो हम दे रहे हैं वो सब क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। जैसे सेलमैन कमीशन इनडायरेक्ट है, सैलरी पेड टू वॉचमैन इनडायरेक्ट है, लेकिन वेजेस पेड टू वर्कर ऑन मशीनरी डायरेक्ट है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्राइम कॉस्ट आ जाता है सबको ऐड करके, सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके। फिर फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड जनरली मैंने क्या कहा था, अंदाजे से वसूल करके लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, ये सब होते हैं एक्चुअल। मैं बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए, ये सब होते हैं एक्चुअल। और जो हमारे ओवरहेड है वो एक्चुअल नहीं होते, लेकिन ओवरहेड क्या होते हैं, सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड सीधा नहीं होते, तो हम लोग अंदाजे से वसूल करते हैं। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड जनरली लेबर पर बेस्ड होता है। तो हम देखते हैं पिछले साल, मान लिया पिछले साल, लास्ट ईयर मान लिया वेजेस हमारी 50,000 थी और फैक्ट्री ओवरहेड हमारा 1 लाख था। तो हमें पता चल गया 200% है, डबल है, ये पता चल गया ना, डबल है। और मान लिया आज हम कोई जॉब पर काम कर रहे हैं और जॉब की कॉस्ट पहले से ही अंदाजे से लगानी है। उस जॉब में हमें पता चल गया 500 रुपए का खर्चा आएगा मटेरियल लेबर ओवरहेड का। अब हमें पता है डायरेक्ट लेबर इसमें 200 रुपए है, 200। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड अंदाजे से 400 लिख लेंगे, इसका डबल, क्योंकि हमें पता है पिछले साल पूरे साल डबल आया था, तो अंदाजे से अब भी डबल लिख रहे हैं। तो इसे बोलते हैं एस्टिमेट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसी ऑफिस ओवरहेड भी अंदाजे से लिखेंगे, सेलिंग ओवरहेड भी अंदाजे से लिखेंगे। टोटल कॉस्ट आएगी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड अंदाजे से लेते हैं। ये बेस्ड हो सकता है प्राइम कॉस्ट पर, आउटपुट पर, डायरेक्ट लेबर पर, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर, मशीन आवर्स पर बेस्ड हो सकता है। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद हम निकालते हैं ऑफिस ओवरहेड, लिखते हैं। ये भी अंदाजे से लिखने हैं तो ये भी किसी पर बेस्ड हो सकते हैं, सेलिंग ओवरहेड भी बेस्ड हो सकते हैं। तो ये सारे काम हमें कॉस्ट शीट के चैप्टर में करने होते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कॉस्ट शीट में, ना केवल नॉर्मल कॉस्ट शीट निकालने से रिलेटेड, बट एस्टिमेट भी करना होता है कि अगर अभी 100 यूनिट के लिए हमें दे रखा है तो आगे जाके 120 यूनिट के लिए हम कैसे काम करने वाले। अच्छा, कॉस्ट शीट का चैप्टर है एक, इसमें बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉस्ट शीट वही बना रहे हैं लेकिन पर यूनिट का कॉलम नहीं बना रहे। अगर हम पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाते हैं तो उसे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। ये तब होता है जब हमें आउटपुट नहीं दिया। अगर हम पर यूनिट का कॉलम बनाएंगे या आउटपुट दिया है तो कॉस्ट शीट बोलेंगे।
एग्जाम में चाहे आपसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोला जाए या कॉस्ट शीट बोला जाए, एक बात ध्यान रखिए, आउटपुट दिया है, हमेशा आप पर यूनिट वाला कॉलम भी बनाएंगे, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी कहे, आप हमेशा बनाइए। और अगर आपको आउटपुट नहीं दिया है तो पर यूनिट का कॉलम तो बना ही नहीं सकते आप, चाहे वो कॉस्ट शीट लिखा हो या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो वैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वो होती है जिसमें हमारा पर यूनिट का कॉलम नहीं बनता है, और कॉस्ट शीट वो होती है जहां पर यूनिट का कॉलम बनता है, लेकिन एग्जाम में या किसी भी बुक में सब इंटरचेंज होकर यूज होता है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, आउटपुट दिया है पर यूनिट का कॉलम जरूर बनाओ, आउटपुट नहीं दिया तो बनेगा ही नहीं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है तो क्या होगा, क्योंकि अगर ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है तो फिर क्वेश्चन हमारा फीफो, लीफो या वेटेड एवरेज मेथड से हो सकता है। अब वो क्या होता है तो उसके लिए हम बात करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, जहां पर हमें जॉब कॉस्ट के लिए कोट करना पड़ता है, प्राइस, कोटेशन प्राइस बोलना पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोटेशन देना होता है नेक्स्ट पीरियड के लिए, वही था यहां पर देखो, हमें 100 यूनिट के लिए डिटेल दे रखी है क्वेश्चन नंबर 30 में, 100 यूनिट के लिए हमें सारी डिटेल दे रखी है, और हमसे बोला है कि आप 1000 यूनिट बेचना चाहते हैं अगले साल, तो बताइए क्या कॉस्ट आएगी। अभी हमें 100 यूनिट के लिए दिया हुआ है और हमसे 1000 यूनिट के लिए पूछा है, और हमें कुछ चेंजेस भी बता रखे। तो ऐसे क्वेश्चन मुझे तो पर्सनली बताऊं, जब मैं आपके टाइम था मुझे तो बहुत आसान लगते थे, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है। क्यों लगता है मुझे नहीं पता, या तो कॉमन सेंस लगानी पड़ती है, मेरे में शायद कॉमन सेंस भगवान ने दे दी और आपके अंदर थोड़ी सी कमी पाई जाती है, लेकिन मुझे तो बहुत आसान और बढ़िया लगते थे। जैसे 100 यूनिट का डाटा दिया है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड को ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस सब दिया है, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, 100 यूनिट का सारा डाटा दिया है। तो अब मैंने क्या करा, पहले 100 यूनिट की कॉस्ट शीट बना ली। डायरेक्ट मटेरियल कितना है जी, 3900 है, 39 रुपीज के हिसाब से है। डायरेक्ट लेबर 2100 रुपए, 21 रुपए, ऐसे हमने। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल फिक्स्ड, ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल फिक्स्ड आ गए, टोटल कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट आ गया, सेल आ गई, पर यूनिट हमने बना लिया। ये सब कुछ बहुत आसान सा फॉर्मेट के हिसाब से बनाना बना लिया। अब इसके हिसाब से हम लोगों को अगले साल 1000 यूनिट बेचनी है, उसका हिसाब किताब बनाना है। तो 1000 यूनिट के लिए अब हम 1000 यूनिट्स के लिए बनाना चाहते हैं, तो ये कैसे बनेगा 1000 यूनिट के लिए। सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था प्राइम कॉस्ट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और मैंने ये भी बताया था सब वेरिएबल होते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, जो पर यूनिट सेम रहता है, टोटल में पर यूनिट सेम। पेन है 10 रुपए का, 2 पेन 20 रुपए के, 3 पेन 30 रुपए के, ये वेरिएबल एक्सपेंस। इसमें हमारा आउटपुट के साथ में, आउटपुट के रेशो में चेंज होगा, लेकिन पिछले और इस साल में ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू चेंज इन प्राइस चेंज हो सकता है पर यूनिट। पर यूनिट किस वजह से चेंज होगा, चीज महंगी सस्ती हो गई तो चेंज होगा पर यूनिट भी। अब जैसे हमें मटेरियल का कॉस्ट हमने निकाला था, देखो मैंने जो नीचे बना रखा है 39 रुपीज पर यूनिट, तो एक यूनिट 39, तो यूनिट बनाई थी, अब मैं कितनी यूनिट बना रहा हूँ 1000, तो 1000 इंटू 39, 39,000। लेकिन क्वेश्चन में कुछ लिखा तो नहीं है इसके बारे में, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में क्या क्या लिखा है। ये पता चला कि 40% वेरिएबल है और
70% सेलिंग एक्सपेंसेस भी वेरिएबल है, 1000 यूनिट बनेंगी, लेबर की कॉस्ट 20% कम हो जाएगी, फिक्स्ड ओवरहेड के लिए बोला है, ऑफिस ओवरहेड के लिए बोला है, नो अदर चेंजेस। तो इन्होंने दुनिया भर के बारे में सारी जानकारी दे दी, लेकिन हमें ये बोला है कि भैया और कोई चेंजेस नहीं है एक्सपेक्टेड। इट मींस मटेरियल के बारे में कोई चेंजेस नहीं बोला। तो मटेरियल का खर्चा क्या आएगा, 1000 इंटू 39 ही आएगा। तो देखो 1000 इंटू 39 मैंने मटेरियल का खर्चा लिख दिया। अब मैं बात करता हूं लेबर के बारे में। लेबर मेरी कितनी आई थी, नीचे ये बता रखा है 2100 रुपए एक यूनिट, 100 यूनिट बनाई थी, एक यूनिट का 21 रुपए का खर्चा। तो कायदे से अब नया खर्चा 1000 इंटू 21 होना चाहिए, लेकिन मुझे लेबर के बारे में याद आ रहा है कुछ दे रखा है। तो लेबर के लिए कुछ दे रखा है क्या, यहां लिखा है कि डायरेक्ट लेबर पर यूनिट विल रिड्यूस बाय 20%। तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो टोटल निकालूं, इसमें से 20% लेस कर दूं तो भी वही आंसर आएगा, या 21 रुपए में 20% लेस कर दूं, जो आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वही आंसर आएगा। तो मैंने क्या करा, 21 रुपए में 20% लेस कर दिया, 16 रुपए 80 पैसे आ गया। मुझे पता ना वेरिएबल है, 16 रुपए 80 पैसे इंटू 1000 मेरी कॉस्ट आ गई। मुझे इतना सा काम करना, बहुत आसान। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 रुपए है, इसमें कोई चेंज नहीं है, 3 रुपए के हिसाब से लिख दिया, प्राइम कॉस्ट आ गई। अब फैक्ट्री ओवरहेड के लिए मुझे जानकारी दे रखी है, क्या जानकारी है फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, तो यहां लिखा है 40% ऑफ वर्क ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड फ्लक्चुएट डायरेक्टली, इसका मतलब 40% क्या है, वेरिएबल। तो मैंने 40% वेरिएबल लिख लिया, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 840। अब मैं देखता हूं क्या मुझे वेरिएबल ओवरहेड के लिए कुछ बता रखा है या नहीं बता रखा है। तो यहाँ लिखा है ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, यहाँ लिखा है कि हमारा डायरेक्ट लेबर फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में बता रखा है, लेकिन मुझे और किसी चीज के बारे में नहीं बताया। तो ये मेरा 840 रुपए 100 यूनिट का खर्चा था, तो 8.4 पर यूनिट, 1000 यूनिट के लिए मेरा इतना खर्चा हो गया। फिर फिक्स्ड ओवरहेड वर्क ओवरहेड के लिए बता रखा है 900 रुपए बढ़ रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड तो वही रहता है, तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड 1260 है, ये उतना ही रहता है, लेकिन 900 रुपए बढ़ रहा है तो मेरा 900 बढ़ जाएगा। ऐसे करके मैं पूरी 1000 यूनिट के लिए बना दूंगा। ये बहुत आसान होता है, बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता क्या वेरिएबल है, वेरिएबल कैसे निकलेगा, फिक्स्ड कैसे निकलेगा, और वो परेशान रहते। एक हमें यहां पर अगर ओपनिंग स्टॉक दिया हो तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक के साथ में फीफो लीफो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं ये हम सीखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें तीनों मेथड से हमें करने को बोला गया है, और ये है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें हमें फिनिश्ड गुड्स दे रखा है, ओपनिंग 1000, सेल 12000, क्लोजिंग स्टॉक 4000, प्रोडक्शन नहीं दिया तो आ जाएगी, प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है बड़ी। हमें पता ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सेल होता है, या हम ये कह सकते हैं ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल टू क्लोजिंग होता है। कुछ भी करिए, एक चीज गायब है, चार में से तो तीन चीजें दे रखी हैं, तो चौथी चीज आ जाएगी। तो प्रोडक्शन कितना है वो तो आ जाएगा, वो तो बड़ी बात नहीं है। तो प्रोडक्शन हमारा 15,000 यूनिट आ गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, और सारी चीजें दी हैं हमें बड़े आराम से। हमने प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब निकाल लिया, लेकिन असली काम होता है इसके बाद, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा 6,47,000। दोबारा से मैं करके बताता हूँ, बहुत आसान है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा 6,47,000। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और हमारा आउटपुट है, यूनिट्स हैं 15,000, 15,000, और कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है 6,47,000 डिवाइड बाय 15,000, 43.13। लेकिन एक बार मैं देख लेता हूँ यही आ रहा है या नहीं।
43.133 यार। अब मुझे हमेशा क्या करना होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद प्लस ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स करना पड़ता है। मैं कर रहा हूं फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक पहले बिकेगा, बाद में प्रोडक्शन में से बिकेगा, जो बचा है प्रोडक्शन में से ही बचा हुआ। ओपनिंग स्टॉक के लिए हमें बताया जाएगा कि कितने का है क्वेश्चन में। तो ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट है 80,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक 4000 यूनिट है, लेकिन उसकी अमाउंट नहीं बताई, बताएंगे भी नहीं। तो मुझे पता है कि ओपनिंग स्टॉक 80,000 80,000 का है और 1000 यूनिट है और 80 रुपीज का है। अब मुझे इसमें से माइनस करना है क्लोजिंग फिनिश गुड्स, जो मुझे दे रखा है 4000 यूनिट्स है। कितने का क्या कुछ नहीं दिया। तो फीफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिंग बिक गया, इस बार जो बचा है वो इस बार के प्रोडक्शन से बचा है, और इस बार का जो प्रोडक्शन का रेट है वो है 43.13, तो इसका रेट भी मैं 43.13 ले लूंगा, और ये अमाउंट इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगी और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक मेथड होता है लीफो। उम्मीद कम है आपसे लीफो पूछा जाए, क्योंकि तो लीफो अब कहीं यूज नहीं होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लीफो को रिकमेंड नहीं करता। तो यहाँ पर रुपीज, यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट यही है। अब मुझे क्लोजिंग फिनिश गुड्स इसी क्वेश्चन में लिखना है। लीफो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब जो बाद में आया पहले बिकेगा, तो बचा हुआ होगा सबसे पुराना, तो ओपनिंग स्टॉक भी बचा हुआ होगा। तो जो मेरा लीफो में क्लोजिंग स्टॉक है 4000 यूनिट, इसमें से मेरी 1000 यूनिट तो ओपनिंग वाली होगी, 80 रुपए वाली, 80,000 की, और इस 3000 यूनिट बची हुई इस बार में से होंगी 43.13 वाली। तो ये मेरा लीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूशन है। ये बात समझ में आती है। तीसरा मेथड होता है वेटेड एवरेज, जो बेस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा चलता लीफो है, लेकिन वेटेड एवरेज भी काफी यूज होता है। ये क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 6,47,000, यूनिट्स हैं 15,000, और कॉस्ट पर यूनिट है आपकी 43.13, और इस बार का ओपनिंग स्टॉक आ गया आपका 80,000 रुपीज का, 1000 यूनिट्स 80। मैंने आपको जब प्रोसेस में भी समझाया था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, मैंने कहा था वेटेड एवरेज में मानो सब इसी बार बना है, तो मानो ये सब इसी बार बनाया है। हमने इस बार 15,000 नहीं 16,000 यूनिट बनाई है, 647 की नहीं बनाई, 727 की बनाई है। और कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रहा है, 727 डिवाइड बाय 16,000, 45.4375। तो मेरी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस रेट की आएगी, ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आएगा पर यूनिट 45.4375 इंटू 4000। तो ये सबसे आसान है, सबसे बढ़िया है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा एग्जाम में, तो आप फीफो लगाइए, अदरवाइज जो कहे वो लगाइए। तो ये हमारा था, जब हमें ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा हो तो हमें कैसे करना है। एक लास्ट में कई बार हमसे बोल देते हैं कि आप प्रोडक्शन अकाउंट बनाइए। प्रोडक्शन अकाउंट कुछ नहीं है, कॉस्ट शीट को, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को अकाउंट फॉर्म में बनाने का मेथड। जैसे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो यहां पर भी वही लिख रहा है लेफ्ट साइड में। ये डेबिट साइड है एक्सपेंसेस वाली, ये क्रेडिट साइड है इनकम वाली। तो रॉ मटेरियल परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस कैरीज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, कैरीड डाउन, ब्रोड डाउन। फिर जो जो चीजें वहां प्लस होती थी वो सब डेबिट में आती रहेंगी, जो जो माइनस होती थी क्रेडिट में। क्लोजिंग WIP माइनस होता था, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस होता था क्रेडिट में। बस अकाउंट फॉर्म में बनाना है, पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाना है। तो ये तो और आसान है, पूरा फॉर्मेट वैसा ही है जो हमने कॉस्ट शीट के लिए फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए फॉर्मेट देखा। तो ऐसा ही बिल्कुल हमारा फॉर्मेट के हिसाब से हो जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, एग्जाम में हर चैप्टर के अंदर इसका यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर चैप्टर के अंदर यूज होता है, तो हम इसका इस्तेमाल कैसे